सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज 17 अगस्त के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ पे आगामी चुनावों को लेकर खबर है। हरियाणा जम्मू कश्मीर में चुनावी हलचल बढ़ने वाली क्योंकि विधानसभा चुनावों का ऐलान किया गया है। अगस्त सितंबर तक यह चुनाव अपनी शुरुआत हो जाएगी और समय रहते समाप्त हो जाएंगे। अगर हम हरियाणा की बात करें तो वहाँ पे कुल मतदाता और जम्मू कश्मीर में कुल मतदाता का आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत है। इसके साथ ही साथ राजनीतिक गलियारों में भी उम्मीद है प्रयास करे जाएंगे इन जगहों को वापस से जीतने के या विरोधी पार्टी को हराने के। आगे बढ़ेंगे हम बिना किसी देरी के। माननीय प्रधानमंत्री जी पैरिस ओलंपिक से आए खिलाड़ियों से मिले हैं। इसके अलावा हम बढ़ेंगे संपादकीय की ओर और आज कल्पमेदा शुरुआत करेंगे। प्राचीन धर्म ने कहा है नास्तिक वह है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। नया धर्म कहता है कि नागरिक वह है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता। विवेकानंद साहब ने कहा। विवेकानंद साहब ने एक मॉडर्न डेफिनेशन दी है। अब आप धर्म से उठ के अपने ऊपर विश्वास करिए। आप नागरिक हैं, इस चीज़ पर विश्वास करिए। इसी के साथ हम बढ़ेंगे आज के पहले संपादकीय की ओर। गिरते भूजल से बढ़ती मुसीबतें, और यह लेख लिखा है अमरपाल सिंह वर्मा जी ने द्वारा। अमरपाल सिंह जी कहते हैं पंजाब का भूजल एक बार फिर चर्चा में है। इसकी वजह पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय का एक अध्ययन और केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में दिया गया एक जवाब है। दोनों का सार एक ही है कि पंजाब का भूजल अब पीने योग्य नहीं रह गया है। कई जिलों का भूजल लोगों को बीमार कर सकता है। अंदेशा है कि अगर जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में बहुत कठिनाइयाँ देखने को मिल सकती हैं। तो साथियों, पंजाब को यहाँ पे वाटर क्राइसिस से गुजरना पड़ सकता है। ड्रिंकेबल वाटर, पीने योग्य पानी की कमी हो रही है पंजाब में। हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि पंजाब का भूजल अब पीने योग्य नहीं रह गया है। मंत्री ने बताया कि भूजल के नमूनों में नाइट्रेट, आयरन, आर्सेनिक, सेलेनियम, क्रोमियम, मैंगनीज, निकल जैसे खतरनाक तत्व पाए जा रहे हैं। मतलब सोचिए कितना गंभीर मुद्दा है ये। इतने घातक धातु मेटल्स आपके पानी में पाए जा रहे हैं जिनसे कैंसर होने की पूरी पूरी उम्मीद है। ये पहला अवसर नहीं है जब पंजाब में भूजल को लेकर कोई अध्ययन हुआ, कई बार हो चुका है। आईआईटी ने अपने अध्ययन में पिछले 20 वर्ष के आंकड़ों का अध्ययन किया था। उसमें पाया गया कि पंजाब के भूजल का स्तर लगातार गिर रहा है। वह 2021 में आईआईटी कानपुर के एक शोध पत्र में भी गिरते भूजल स्तर की समस्या को दर्शाया गया है। उसके मुताबिक पिछले 4-5 दशक में पंजाब हरियाणा में भूजल स्तर खतरनाक स्तर तक गिर चुका है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अध्ययनों में भी खराब आते हुए भूजल की जानकारी मिलती है। मतलब कई विश्वविद्यालयों ने साथियों अध्ययन करके ये बता चुका है कि पंजाब में जो वाटर लेवल है वो नीचे जा रहा है, और जो वाटर है भी वो इतने खतरनाक धातुओं से मिश्रित है, जैसे नाइट्रेट। ये सब नहीं होने चाहिए। लेड, कैडमियम, यूरेनियम तक है। मतलब या तो ये फैक्ट्रियों से रिसाव हो रहा है जो कि प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से होके नहीं आ रहा है, या फिर ये खेतों से, अगर नाइट्रेट वगैरह की बात कर रहे हैं तो फर्टिलाइज़र का रिसाव पानी में, जल स्रोतों में चला जा रहा है ना। कई फैक्ट्रियां भी होती हैं जहाँ से अनचेक ड्रेनेज सीधे चला जाता है नदियों में।
पंजाब एक कृषि बहुल सूबा है। यहाँ की 74% से अधिक सिंचाई की आवश्यकता भूजल से पूरी होती है। वहाँ एक तरफ अत्यधिक भूजन दोहन हो रहा है, दूसरी में कैल्शियम मैग्नीशियम तरफ खेती में इस्तेमाल होने वाले रसायन भूजल में मिलकर उसे जहरीला बना रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया भी साथियों, लेखक ने भी हमको उस तरफ ध्यान केंद्रित करा है कि जो केमिकलों का हम फसलों पर छिड़काव कर रहे हैं वह रिस्क कर भूजल को भी प्रदूषित कर रहा है। कौन से केमिकलों का हम छिड़काव करते हैं या इस्तेमाल में लाते हैं? कैल्शियम मैग्नीशियम नाइट्रेट फ्लोराइड, ये तो आम है। इससे लोग विभिन्न रोगों का शिकार हो रहे हैं। जैसे को पता है ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, वो भी नाइट्रेट की वजह से होता है। विभिन्न शोधों में अत्यधिक भूजल दोहन की बड़ी वजह धान की खेती को माना जाता है, और धान बहुत पानी लेता है। कृषि विशेषज्ञ और पर्यावरणविद भूजल संकट से निपटने के लिए धान की खेती को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के पक्ष में है, पर किसान इसकी खेती करने मजबूर हैं क्योंकि और कोई विकल्प नहीं होता है। अच्छा, मार्केट एस्टैब्लिश्ड है, सेल भी जल्दी हो जाती है, इसलिए किसान लालच में क्या, मजबूरी में क्या कर रहा है ना। तो इसका ऑप्शन ये निकाला कि सरकार जो मुफ्त बिजली दे रही है नलकूपों के लिए, तो बंद कर दे। कोई भी सरकार मुफ्त बिजली बंद करने का जोखिम नहीं उठाना चाहती है। बेसिकली इस मैटर को ना कोई हैंडल नहीं करना चाह रहा है। इस मैटर में कोई हैंडल नहीं करना चाह रहा है, कोई इसको सही करने की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता है। धान की खेती अपने आप में पहली बार तो भूजल स्तर नीचे गिराने के पीछे जिम्मेदार है। और उसके साथ साथ जो हम लोग केमिकलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, फसलों में जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हो रहा है, ये अनचेक्ड जा रहा है। कहाँ पे? वाटर में, ग्राउंड वाटर में, आसपास की नदियों में रिस्क कर। अब तक हुई सब अध्ययन जहाँ पंजाब में भूजल प्रदूषण की चिंताजनक स्थिति दर्शाते हैं, वहीं नीति निर्माताओं को जल्द सार्थक कदम उठाने के लिए आगाह भी करते हैं। केंद्रीय भूजल बोर्ड की 19 की रिपोर्ट में तो यहाँ तक कहा गया कि अगर भूजल दोहन के मौजूदा दर जारी रही तो आगामी 22 वर्ष में राज्य का इस्तेमाल करने लायक भूजल खत्म हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, ये कई रिपोर्ट द्वारा भी ध्यान केंद्रित करा गया है। हमको हमको सरकार को हम क्यों सरकार को खासकर तत्काल इसको संज्ञान में लेना चाहिए। शोधकर्ताओं ने समय समय पर हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए सामुदायिक स्तर पर रिवर्स ऑस्मोसिस संयंत्र स्थापित करने की आरओ प्लांट्स की है, ताकि ना पानी भी घरों को मिल सके ना पीने लायक। पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के अध्ययन से सामने आया सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के समाधान के लिए तत्काल कार्रवाई करने की ज़रूरत पर बल दिया, है ना। ये प्रयास करे जा रहे हैं, तो हमारे सामने इसमें इश्यूज़ क्या निकल के आ रहे हैं साथियों। मेरे प्यारे साथियों, लेखक ने बहुत अच्छी तरीके से हमको पहले बताया कि कैसे आपका पानी का संकट पंजाब को घेरे हुआ है, और इसको कई बार एड्रेस करा गया है, कई बार। इसके अलावा कई और कारणों में एक कारण, मतलब कई और जो समस्याएं पंजाब में आ रही हैं, वह है हमारा केमिकल्स, हैवी मेटल्स का होना। और ये केमिकल कैसे पहुँच रहे हैं जल स्तर में? ये पहुँच रहे हैं जो हम क्रॉप्स में फर्टिलाइज़र और केमिकल डालते हैं, ठीक है ना। इस वजह से या तो ये रिस्क कर पानी के साथ नीचे ग्राउंड वाटर में ऐड हो जाते हैं, जो कि होता है, या फिर ये आसपास की नदियों में बहकर मिल जाते हैं। इसके साथ साथ हमको धान की खेती को कम करना पड़ेगा, क्योंकि वाटर कंज्यूमिंग बहुत है, जिसकी वजह से और जल स्तर नीचे जाया जा रहा है। सॉल्यूशन के रूप में पंजाब यूनिवर्सिटी ने ये भी कहा, और कई लोगों ने ये कहा कि सामुदायिक तौर पे आरओ प्लांट्स लगाए जाएं, रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट्स, जिनका कार्य पानी को स्वच्छ करना हो।
क्योंकि पानी बिल्कुल भी पीने योग्य नहीं है पंजाब में इस समय। आईआईटी कानपुर से लेके अन्य अदर आईआईटी की रपट भी इस तरफ हमारा ध्यान केंद्रित कर रही है। बहुत ही बढ़िया लेख लिखा है अमरपाल साहब ने। अगला लेख है प्रतिगामी सत्ता। दुनिया भर में तालिबान को कट्टर धार्मिक विचारधारा और प्रतिभागी मूल्यों के वाहक के तौर पर ही जाना जाता है, मगर उम्मीद की जाती थी कि अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के बाद उसके भीतर कुछ बदलाव आ जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं तो दिख रहा है। अफसोस है कि अब तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिले हैं जिससे वहाँ के लोगों को, खासकर महिलाओं में, अपने बेहतर जीवन और भविष्य को लेकर कोई उम्मीद जगे। यूनेस्को के मुताबिक पिछले वर्ष अप्रैल में हुई गणना के बाद इसमें 3 लाख की बढ़ोतरी हुई है। यहाँ हम बात कर रहे हैं महिलाओं को लेकर कि उनको शिक्षा नहीं दी जा रही है। यूनेस्को के डेटा तक ये कह रहा है कि शिक्षा जो महिलाओं का अधिकार होना चाहिए था वो उनसे वंचित करा जा रहा है। अफगानिस्तान का समाज एक तरह से अधूरे विकास की दौर से गुजर रहा है, जिसमें वहाँ की महिलाओं की पढ़ाई लिखाई को धर्म और परंपरा के खिलाफ माना जाता है। हालांकि 2021 में जब तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हुआ था तो उसने कठोर इस्लामी शासन से राहत देने के लिए आश्वासन दिया था। तालिबान ने कहा था कि हम इतने गंदे लोग नहीं हैं, हम अच्छा काम करेंगे, विकास पे काम करेंगे, मगर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। अगला ये आर्टिकल अच्छा लगा मुझे, हिंडनबर्ग वाला। और इसमें तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारा सेबी की अध्यक्ष महोदया पे है, माधवीपुरी बूच जी। इतने सबूत आ गए हैं उनके खिलाफ कि सेबी से तत्काल उनको रिज़ाइन करना चाहिए। और सेबी को एक पता नहीं क्यों सेबी इतना वेट कर रहा है। तुरंत मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो कि सेबी को ऑर्डर देना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लेवल पे एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई जाए, जिसका काम ही ये हो कि इस पूरे मामले की तह तक जाए कि क्या सेबी की चीफ हैं माधवीपुरी बूच, क्या सही में कॉम्प्रोमाइज़ हैं, क्या उनके इन्वेस्टमेंट और शेयर ऐसी कंपनियों में है जिनका लिंक अडानी ग्रुप से है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं इन पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाना ज़रूरत है। एक इंक्वायरी क्रिएट होनी चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से सेबी को लेकर, है ना। मैं कह रहा हूँ कि उनको बचाव का पूरा मौका दिया जाए कि आप हमको प्रूव कर दीजिए कि भैया आप बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं है अडानी ग्रुप से, वरना फ़िलहाल इस मार्केट में बिल्कुल ट्रस्ट ख़त्म हो चुका है। जो आर्टिकल्स फाइनेंशियल अखबारों में आ रहे हैं, आप उन्हें पढ़ के दहल जाएंगे कि मार्केट में लोग सवाल उठा रहे हैं। जहाँ सेबी में नौकरी करने के लिए शर्त ये होती है, अगर आप सेबी में नौकरी करना चाहते हैं, कि आपको शेयर मार्केट से 100 कोस दूर रहना है, आपके घर परिवार में से कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकता, आप पे रेगुलरली ऑडिट होते हैं कि आप इन्वेस्ट तो नहीं कर रहे हो मार्केट में, क्यों, ताकि निष्पक्ष रहो। जब सेबी की एम्प्लॉयज़ पे तो सख्त नियम लागू हो सकते हैं, तो सेबी का चीफ इतना बड़ा आरोप लगाया गया और वो अभी भी किसी भी जांच के दायरे में नहीं आई हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है साथियों। हम इसमें ये नहीं कह रहे हैं कि माधवी जी बहुत ही गलत प्रकार से सेबी हुई कुर्सी पे बैठी हुई हैं, काबिज़ हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ऐसे आरोप लगाए गए हैं तो देशी जनता को ये जानने का पूरा अधिकार है कि ये झूठे हैं कि सच्चे हैं। हिंडनबर्ग क्या कहता है क्या नहीं कहता हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क इससे पड़ता है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तुरंत इस पर इंक्वायरी बिठा के जाँच करे सारे कागजों की, और पार्लियामेंट को पूरा सबमिट करे अपनी रिपोर्ट कि नहीं, माधवी जी निष्पक्ष हैं, माधवी जी पे गलत आरोप लगाए गए हैं। मगर फ़िलहाल यहाँ पे उल्टा दिखाई दे रहा है, इसीलिए सवाल बार बार उठ रहे हैं माधवीपुरी बूच पे कि क्या हकीकत में ये कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी हैं इतने बड़े पद पे बैठने के बाद, है ना। देखिए, हम बिल्कुल नहीं कहते, हम तो कहते हैं हिंडनबर्ग विदेशी कंपनी है, सदस्य विदेशी संस्थान है, हम बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते हैं इस पर, चलिए मान लिया मैंने। मगर हम चाहते हैं ना कि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन तो हो। हम चाहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक इन्वेस्टिगेशन करे, रिपोर्ट उसकी पार्लियामेंट को सबमिट कर दे, पार्लियामेंट में बता दे कि भैया नहीं, माधवी जी पे कोई आरोप लगाए जो गलत हैं, कोई दिक्कत नहीं, होना चाहिए। देखिए, ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पे कोई कंपनी की बात नहीं हो रही है। सेबी सरकार द्वारा एक कंपनी है जिसे भारत की जनता को सर्व करना है,
और भारत की जनता को जानने का पूरा अधिकार है कि उसको ऐसी संस्थानों में कैसे लोग को बिठाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों पे जाएंगे तो कई देशों की बात आ रही है, अमेरिका में चुनाव चल रहे हैं तो उसको लेके भी बात है। इसके अलावा अभी अभी आपका भारत और मॉरिशस के बीच विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ रही है। ओम बिरला साहब ने कहा है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार को कहा कि भारत में मॉरिशस जाने वाले हज़ारों पर्यटक को दोनों देशों के लोगों के घनिष्ठ संबंधों का मजबूत स्तंभ है। टूरिज्म। भारत के दौरे पर आए मॉरिशस के नेशनल असेंबली के अध्यक्ष डुवायल एडरसन चार्ल्स ने आज संसद भवन परिसर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ द्विपक्षीय बैठक की। मॉरिशस नेशनल असेंबली के स्पीकर के रूप में नियुक्त होने के पश्चात वे सबसे पहले राष्ट्रीय दौरे पर भारत आए। श्री बिरला ने कहा कि ये दोनों देशों के बीच घनिष्ठ और मजबूत द्विपक्षीय संबंधों का प्रचारिक है, परिचायक है। तो आप इसी बहाने ज़रा ये देख लेना कि मॉरिशस मैप में किधर है ना। आपको खबरों से ये भी तो जानना ज़रूरी है कि उस देश की लोकेशन क्या है, परीक्षाओं में पूछ लेता है। तो अभी आज ही आप देखना कि मैप में मॉरिशस किधर है, मॉरिशस के प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, मॉरिशस कैसा देश है, डेमोक्रेटिक है, कैसा देश है, मोनार्कियल है, डेमोक्रेसी है, क्या है, मॉरिशस की कैपिटल क्या है, क्या मॉरिशस खुद ही कैपिटल है। ये सब आप फैक्ट्स निकालने का प्रयास करिए कंट्रीज़ के बारे में, और करंट अफेयर से आप ये सब काम कर सकते हो, ना कि अलग अलग कंट्री को छाटने से अच्छा है करंट अफेयर में जो आ जाए उसी का अध्ययन कर लिया करो, है ना, काम आसान हो जाएगा। बाकी खेल जगत की खबरें आपके सामने हैं। विनेश फोगाट जी आज भारत आ जाएंगी और आ भी चुकी होंगी अब तक तो। और इसके साथ ही साथ आज के लिए हम इतने रखते हैं, कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाए वेबसाइट पर डाल दी है, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड हैव अ वेरी नाइस डे। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ।